नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत जाने माने नाम नेपोलियन हिल के विचारों को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे ज्यादातर लोगों ने जानते हैं। मेरा मतलब है सोचो और अमीर बनो से थोड़ा हटकर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिल ने खुद अपने बाद के सालों में महसूस किया कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता, सच्ची दौलत कुछ और है। सही कहा। और इसी सोच के साथ देखिए, 84 साल की उम्र में 1967 में उन्होंने किताब लिखी, मन की शांति के साथ अमीर बने। ग्रो रिच विथ पीस ऑफ माइंड। हाँ तो आज हम इसी किताब और हिल के उन बाद के ज्यादा परिपक्व विचारों पर ही फोकस करेंगे। ये वो सबक हैं जो उन्होंने शायद अपनी शुरुआती गलतियों से सीखे भी। जैसे वो एक जमाना था जब उन्होंने रोल्स रॉयस रखी थी, बड़ा सा एस्टेट खरीदा। और फिर सब गवा दिया। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि हिल के इन विचारों से वो जरूरी बातें निकालें जो सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं बल्कि मन की शांति भी दिलाएं। बिल्कुल, ये सफर सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं है, ये समझने का है कि एक संतुलित शांत जीवन कैसे जिया जाए। हम देखेंगे कि हिल ने कैसे अपने मन को साधने की बात की, मुश्किलों को मौकों में बदलने की, डर पर काबू पाने की और हाँ, अपनी दौलत को सही मायने में इस्तेमाल करने की भी। तो सबसे पहले हिल कहाँ से शुरू करते हैं? अपने मन से ही है ना? हाँ, उनका मानना था कि इंसान को जो सबसे बड़ी ताकत मिली है वो है अपने मन पर काबू रखने की। यहीं से सब शुरू होता है, अपने मन को जानना, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, बाहरी आवाजों को खुद पर हावी ना होने देना। सुनने में ही आसान लगता है पर है बहुत गहरा। सोचिए थॉमस एडिसन के बारे में, स्कूल में उन्हें क्या कहा गया था? एडल्ट, मतलब दिमागी तौर पर कमजोर। हाँ, और अगर वो ये मान लेते तो दुनिया एक महान आविष्कारक खो देती। उन्होंने वो बाहरी राय मानी ही नहीं, अपने मन की सुनी। और हिल ने खुद भी तो इसे महसूस किया था। बचपन में उन्हें लोग समझते थे कि ये तो बिगड़ा हुआ बच्चा है। लेकिन उनकी सौतेली माँ, उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने हिल के पिता से कहा भी कि ये लड़का बहुत होशियार है, इसे बस अपने तेज दिमाग को सही दिशा देने की जरूरत है। और उस एक विश्वास ने, कमाल है, उस एक सकारात्मक विचार ने हिल की जिंदगी ही बदल दी। बिल्कुल, वो लिखने लगे, कामयाब लोगों से मिले, फिर एंड्रू कार्नेगी का मार्गदर्शन मिला और उन्होंने वो व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान विकसित किया। तो ये दिखाता है कि कैसे दूसरों की राय से ऊपर उठना जरूरी है और कैसे सही मार्गदर्शन या सिर्फ किसी का विश्वास भी रास्ता दिखा सकता है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का उदाहरण भी तो है। हाई स्कूल में लक्ष्य तय किया, सिर्फ $100 और हिल की किताब से शुरू करके करोड़ों का बीमा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और मुश्किलें तो उनके रास्ते में भी आईं। कंपनी ने अनुबंध रद्द कर दिया, पर वो हटे नहीं, लक्ष्य पर टिके रहे। हाँ, और फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति मैनुएल एल क्वेज़ोन, उन्होंने हिल की सलाह मानी, एक निश्चित लक्ष्य रखा, स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पद, और एक समय सीमा भी। वो रोज दोहराते थे कि कोई भी नकारात्मक विचार उनके मन में नहीं आएगा। और ठीक तय समय पर युद्ध के बावजूद वो लक्ष्य हासिल हुआ। हिल इसे सिर्फ संयोग नहीं मानते थे, वो कहते थे ये मन की शक्ति है, निश्चित लक्ष्य का परिणाम है। तो पहला कदम यही है, अपने मन को जानना, उसे अपने लक्ष्यों पर फोकस रखना और बाहरी शोर से बचाना। ठीक है, तो मन पर नियंत्रण हुआ पहला कदम, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, गलतियां भी होंगी। हिल का अगला सिद्धांत इसी से जुड़ा है ना, अतीत के दरवाजे बंद करना। हाँ, और हर मुश्किल में अवसर खोजना, ये मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। हिल कहते हैं कि हर दुर्भाग्य या गलती में भविष्य के सौभाग्य का बीज छिपा होता है। बिल्कुल, लेकिन उसे देखने के लिए पहले अतीत का बोझ उतारना पड़ता है। हाँ, और उन्होंने अपना एक बहुत दर्दनाक अनुभव भी बताया है। उनके साथी और प्रकाशक डॉन मिलेट, उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, और इसकी वजह से यूएस स्टील के चेयरमैन जज गैरी के साथ उनका एक बड़ा प्रकाशन अनुबंध रुक गया। उस वक्त तो ये एक भयानक झटका लगा होगा। जाहिर है, लेकिन बाद में हिल को लगा कि शायद ये अच्छा ही हुआ। अगर वो अनुबंध हो जाता तो उनकी शिक्षा वो शायद सिर्फ बड़े व्यवसायों तक ही सिमट कर रह जाती। सही बात है। इस घटना ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया, उनके विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी विपत्ति भी अनजाने में बेहतर अवसर ला सकती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। जैसे एडिसन का अपनी बहरेपन को वरदान मानना। हाँ, उन्होंने कहा इससे उन्हें फिजूल की बातें सुनने से छुटकारा मिला, वो अंदर से सुन पाए। या अब्राहम लिंकन, कितनी बार हारे वो चुनाव, हारे, प्यार में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अतीत को पकड़ा नहीं, आगे बढ़ते रहे और आखिरकार राष्ट्रपति बने। हिल एक और बात पे जोर देते हैं,
वो कहते हैं जो लोग दूसरों के सफलता से जलते हैं या नफरत करते हैं, वो कभी शांत नहीं रह सकते। सही बात है। सफल लोग दूसरों की कामयाबी से सीखते हैं, जबकि असफल लोग वो अक्सर कामयाब लोगों की बुराई करने में अपनी एनर्जी गंवा देते हैं। तो अतीत को पीछे छोड़ना और हर स्थिति में सकारात्मक संभावना देखना, ये शांति और प्रगति दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो मन पर नियंत्रण और अतीत से मुक्ति के बाद हिल बात करते हैं सफलता की चेतना की। ये क्या चीज है? ये एक तरह का मानसिक रवैया है। हिल कहते हैं कि जैसे हेनरी फोर्ड, जिनकी स्कूली शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उनके मन में ये सफलता की चेतना थी। वो अपने लक्ष्य पर इतने केंद्रित होते हैं कि रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। लेकिन ये चेतना आएगी कैसे? ये चेतना डर को हटाकर ही पैदा होती है। हिल ने एक पूर्व सैनिक की मदद की थी। वो पूरी तरह टूट चुका था, जेब में सिर्फ 5 सेंट थे। तो हिल ने उसे क्या सलाह दी? हिल ने उसे उसकी क्षमताओं पर ध्यान दिलाया, सकारात्मक सोचने को कहा और एक लक्ष्य दिया कि वो कुकवेयर बेचें। अच्छा, सिर्फ सलाह नहीं दी बल्कि प्रैक्टिकल मदद भी की। हाँ, उन्होंने उसे रहने की जगह दी, कपड़े उधार दिए और शुरुआती सामान के लिए गारंटी भी दी। असल में उन्होंने उस सैनिक के दिमाग को निराशा से निकालकर संभावनाओं की ओर मोड़ा। और नतीजा? वो सैनिक न सिर्फ कामयाब हुआ, बल्कि उसने दूसरों को भी यही सिखाया। ये दिखाता है कि सही मानसिक रवैया और थोड़ी सी मदद से हालात कैसे बदल सकते हैं। लेकिन ये सफलता की चेतना आएगी कैसे अगर मन में डर भरा हो? हिल 7 बड़े डरों की बात करते हैं। हाँ, 7 प्रमुख डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, आजादी छीनने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। और ये डर तो मन की शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल, जैसे खराब सेहत का डर। हिल का मानना था कि कई बीमारियां, सिर दर्द, अपच, अल्सर, थकान, ये अक्सर मन की अशांति, डर और तनाव से ही पैदा होती हैं। मतलब मन का असर शरीर पर पड़ता है। सीधा असर। हिल कहते थे कि विश्वास सबसे बड़ी दवा है। बीमारी के बारे में सोचने की बजाय अच्छी सेहत की कल्पना करनी चाहिए। और मृत्यु का डर, बुढ़ापे का डर, इन पर क्या कहा? मृत्यु के बारे में हिल कहते हैं कि जब कोई जानता ही नहीं कि आगे क्या है, तो उस अज्ञात से डरने का क्या फायदा। जीवन पर ध्यान दो और बुढ़ापे को सिर्फ कमजोरी मत समझो, इसे ज्ञान और अनुभव का दौर समझो। इन डरों से आजाद होकर ही मन सच्ची शांति पा सकता है। तो हाँ, सफलता की चेतना डर पर काबू पाकर ही आती है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे अक्सर सफलता का पैमाना माना जाता है, पैसा। हिल पैसे के बारे में क्या सोचते थे, खासकर मन की शांति के साथ जोड़कर? देखिए, हिल पैसे को जरूरी मानते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक साधन के तौर पर, साध्य के तौर पर नहीं। साधन साध्य नहीं मतलब ये कि पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन अगर वही पैसा आपकी मन की शांति छीन रहा है, तो वो असली दौलत नहीं है। हिल का साफ कहना था, शांति चुने। उन्होंने अपने एक करोड़पति दोस्त का उदाहरण भी दिया है, जो सरकार से नफरत और पैसा खोने के डर में जीता था और हमेशा बीमार रहता था। हाँ, हिल ने उसे सीधी सलाह दी, अगर ये दौलत इतनी कड़वाहट ला रही है तो इससे बेहतर है कम में गुजारा कर लो, पर शांति से। एक और दिलचस्प किस्सा है वो भारत वाले छात्र का। हाँ, वो $100 अरब कमाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि हेनरी फोर्ड से आगे निकल सके। हिल ने उसे समझाया कि असली खुशी शायद इतने पैसे में है ही नहीं। क्या वो वाकई इतना पैसा चाहता है या सिर्फ फोर्ड को हराना चाहता है? और आखिरकार वो छात्र मान गया कि उसका लक्ष्य गलत था। असली मकसद एक संतुलित, संतुष्ट जीवन होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी से आगे निकलना। तो पैसे का सही इस्तेमाल और उसे बचाने की आदत, इस पर भी हिल जोर देते हैं। हाँ, बचाने की आदत को वो चरित्र का हिस्सा मानते थे, एक तरह का अनुशासन जो आपको मौकों के लिए तैयार करता है। उन्होंने एक व्यक्ति को सिखाया भी था कि कैसे छोटे छोटे खर्चों जैसे सिगरेट, शू शाइन, महंगे लंच, इनको कम करके भी बचत की जा सकती है। ये आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। और फिर आता है दौलत साझा करने का सिद्धांत। क्या ये सिर्फ दान देना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हिल का मानना था कि साझा की गई दौलत बढ़ती है, और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं। एडवर्ड चोट का उदाहरण याद है? हाँ बिल्कुल। विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपना 90% समय मुफ्त में युद्ध बांड बेचने में लगाया। युद्ध के बाद वही लोग जिन्होंने उन्हें निस्वार्थ सेवा करते देखा था, वो खुद उनके पास बीमा खरीदने आए। उनका व्यवसाय कई गुना बढ़ गया। ये मुआवजे का नियम है ना, लॉ ऑफ कंपनसेशन। बिल्कुल।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जो ऊर्जा, सेवा या मूल्य दुनिया को देते हैं वही आपको वापस मिलता है, अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से। हिल मानते थे कि घर में पति पत्नी के बीच धन और जानकारी साझा करना रिश्ते में शांति लाता है। व्यवसाय में ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ साझा करना लंबे समय में फायदेमंद होता है। तो साझा करना सिर्फ नेकी नहीं है, ये समृद्धि और शांति का एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है। अच्छा, अब कुछ और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आते हैं। हिल स्वस्थ अहम यानी ईगो की बात करते हैं। ये क्या है? कहीं ये अहंकार तो नहीं? नहीं, हिल इसे अहंकार नहीं मानते। वो इसे मनुष्य की आत्ममुखर प्रवृत्ति कहते हैं। ये जरूरी है। ये आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, रिसोर्सफुलनेस है। एडविन सी बार्न्स का उदाहरण लें, जो एडिसन के साथ काम करने के लिए इतने दृढ़ थे। हाँ, मालगाड़ी से सफर करके फटेहाल पहुंचे, पर एडिसन को अपनी काबिलियत का यकीन दिला दिया। ये एक मजबूत, स्वस्थ अहम ही तो था। हिल मानते थे कि बचपन के अनुभव इसे बनाते हैं। जैसे वो खुद गरीबी में पले थे, तो हमेशा अच्छे इलाके में रहने की जरूरत महसूस करते थे। तो क्या इसे संवारा जा सकता है? हाँ, और हिल ने इसके कुछ बड़े दिलचस्प तरीके भी सुझाए। जैसे एक उम्रदराज सेल्समैन था जो ना सुन सुनकर हताश हो गया था। हिल ने उसे सलाह दी कि वो थोड़ा बहरा होने का नाटक करे। बहरा होने का नाटक? ताकि नकारात्मकता उस तक पहुंचे ही नहीं। हाँ। या जैसे अपने बेटे ब्लेयर, जो बिना कानों के पैदा हुआ था, उसे सिखाया कि ये कमी एक संपत्ति बन सकती है, लोगों का ध्यान खींचेगी, सहानुभूति मिलेगी। और वो रेक ह्यूनलिफ वाला किस्सा, जिसे नई कैडिला कार और पत्नी के लिए मिंक कोट खरीदने की प्रिस्क्रिप्शन दी थी। हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। ह्यूनलिफ व्यवसाय में असफल होकर आत्मविश्वास खो चुका था। हिल ने उसे ये महंगी चीजें खरीदने को कहा। क्यों? ताकि उसका बाहरी स्वरूप उसके अंदरूनी अहम को जगाए, उसे लगे कि हाँ, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। ये तो एक तरह की मनोवैज्ञानिक थेरेपी हुई। बिल्कुल, और ये काम कर गई। उसका आत्मविश्वास लौटा और वो फिर सफल हुआ। तो हाँ, स्वस्थ अहम जरूरी है और इसे संवारा जा सकता है। इसी से जुड़ी एक और ऊर्जा की बात हिल करते हैं, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ये थोड़ा विवादास्पद सा लगता है। हाँ, लग सकता है, पर हिल का नजरिया अलग था। उनका मानना था कि यौन इच्छा एक जबरदस्त ताकत है। इसे सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस ऊर्जा को उसे रचनात्मक कामों, कला, नेतृत्व या किसी भी बड़े उपलब्धि की ओर मोड़ा जा सकता है। कैसे? इस ऊर्जा का उपलब्धि से क्या लेना देना? हिल कहते हैं कि कई सफल लोग, चाहे वो सेल्समैन हो, बिली संडी जैसे उपदेशक हों, कलाकार हों, वकील हों, उनमें अक्सर ये ऊर्जा ज्यादा होती है। वो इसे अपने काम में लगाते हैं। ये ऊर्जा उन्हें एक तरह का व्यक्तिगत चुंबकत्व या करिश्मा देती है। ये जीवन के हर पहलू को ऊर्जावान बनाती है। इसका सही दिशा में रूपांतरण सफलता और संतुष्टि दोनों ला सकता है, और ये मन की शांति में भी सहायक है, क्योंकि ये शक्तिशाली ड्राइव को एक सकारात्मक दिशा देता है। ठीक है। और आंतरिक ऊर्जा के बाद हिल सहयोग की शक्ति पर आते हैं, मास्टरमाइंड सिद्धांत। ये क्या है? मास्टरमाइंड मतलब जब दो या दो से ज्यादा दिमाग पूरी तरह तालमेल बिठाकर एक निश्चित लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति उन अलग अलग दिमागों की कुल शक्ति से कहीं ज्यादा होती है, एक तरह की सिनर्जी। तो हिल का सुझाव था कि लोग ऐसे समूह बनाएं, अपने भरोसेमंद लोगों का। हाँ, बिल्कुल, भरोसेमंद, सामंजस्यपूर्ण लोगों का एक छोटा समूह बनाएं जो एक दूसरे के विकास में मदद करें। उन्होंने व्यक्तिगत समस्या क्लिनिक का विचार भी दिया था, जहां कोई भी, चाहे वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, वो समुदाय के लोगों की मदद के लिए ऐसा मंच बना सकता है। ये सहयोग की शक्ति का उपयोग है। और ये फिर से मुआवजे के नियम से जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। जब आप मास्टरमाइंड समूह में दूसरों की मदद करते हैं या समुदाय की सेवा करते हैं, तो आप मूल्य दे रहे होते हैं, और मुआवजे का नियम कहता है कि ये मूल्य आपके पास लौट कर आएगा। हिल ने अपना उदाहरण दिया था, अटलांटा में मुफ्त में लेक्चर दिए। नतीजा क्या हुआ? उन्हें न सिर्फ एक नया प्रकाशक मिला, बल्कि उनकी भावी पत्नी भी वहीं मिली। कमाल है। देना अप्रत्याशित रूप से पाने के दरवाजे खोलता है। हाँ, सहयोग और साझा करना शांति और समृद्धि दोनों लाते हैं। अब हम हिल की शिक्षाओं के शायद सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहे हैं, सर्वोच्च रहस्य। ये क्या है जिसके बारे में हिल कहते हैं कि ये सब कुछ का सार है? वो रहस्य है, इंसान का मन जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है।
ध्यान देने वाली बात है सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। ये विश्वास कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग? नहीं, ये उससे ज्यादा गहरा है। ये एक अटूट यकीन है, ऐसा यकीन जो आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। जब ऐसा होता है तो आपका पूरा अस्तित्व, आपकी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने के लिए काम करने लगती है। हिल ने इसे मन में बिठाने के लिए वो 6 कदमों वाली आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन की तकनीक भी बताई थी। हाँ, लक्ष्य तय करो, लिखो, रोज दोहराओ। हाँ, सोने से पहले, जागने के बाद, कल्पना करो, योजना बनाओ और सबसे जरूरी तुरंत काम शुरू करो। तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई, लेकिन क्या इसमें कोई खतरा भी है? क्या सिर्फ लक्ष्य हासिल करना ही सब कुछ बन जाता है? यहीं पर हिल एक बहुत जरूरी संतुलन लाते हैं। इस अपार शक्ति के साथ वो परिप्रेक्ष्य रखने की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव। उन्होंने अपने एक अनुभव का जिक्र किया जहां उन्हें ये एहसास हुआ, अंततः कुछ भी मायने नहीं रखता। अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स। ये तो थोड़ा निराशावादी सा नहीं लगता? मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश ना करें। इसका मतलब है कि कोशिश पूरी करें, लक्ष्य पाएं, लेकिन सफलता या असफलता को जीवन मरण का सवाल न बनाएं। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें, ये समझें कि सब कुछ बदलता रहता है। अल्बर्ट हार्वर्ड का उदाहरण दिया है उन्होंने। हाँ, जिन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया, लिखा, प्रकाशित किया, धन और संतुष्टि दोनों पाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली महत्व बाहरी जीत हार से ज्यादा आंतरिक शांति में है। हिल ने एक रहस्यमय अनुभव का भी जिक्र किया है, मास्टर्स के महान स्कूल से मिले संदेश का। हाँ, वो अनुभव भी इसी विचार को मजबूत करता है कि जीवन एक जंगल की तरह है। हमें अपनी 26 आंतरिक दुश्मनों जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत पर विजय पानी है, अपनी शक्तियों को जानना है और इस्तेमाल करना है। लेकिन साथ ही जीवन की बड़ी तस्वीर और अपनी क्षणभंगुरता को भी समझना है। यही परिप्रेक्ष्य है जो महत्वाकांक्षा के साथ शांति लाता है। तो अगर हम हिल के बात के विचारों को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? मुख्य संदेश यही है कि सच्ची समृद्धि सिर्फ पैसों का ढेर जमा करना नहीं है। ये एक पूरी अवस्था है जिसमें शामिल है अपने मन पर महारत, अतीत से सीख कर आगे बढ़ना, डर पर विजय पाना, पैसे का सही इस्तेमाल और उसे साझा करना। हाँ, एक स्वस्थ आत्मविश्वास यानी अहम, अपनी आंतरिक ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग, दूसरों के साथ तालमेल यानी मास्टरमाइंड, और मुआवजे के नियम को समझना। और इन सब के केंद्र में है मन की शांति। और ये सब उस गहरे विश्वास पर टिका है कि हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस हासिल करने की प्रक्रिया और परिणाम में शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, वो अंततः कुछ भी मायने नहीं रखता वाला दृष्टिकोण हमें जमीन पर रखता है। और मन जो मान सकता है वो पा सकता है, हमें उड़ान भरने की हिम्मत देता है। इन दोनों का संतुलन ही सच्ची शांत समृद्धि है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हिल हमें सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागने से थोड़ा रोकते हैं। वो कहते हैं कि अंदरूनी दौलत भी बनाओ, शांति, समझ, चरित्र। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी दौड़ भाग में क्या आप सिर्फ बाहरी संपत्ति जमा कर रहे हैं या आप मन की शांति, ज्ञान और संतुष्टि की आंतरिक दौलत भी बना रहे हैं? आपके लिए असली दौलत क्या है? इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है नेपोलियन हिल की ये विचार आपको अपनी जिंदगी में समृद्धि और शांति दोनों की तलाश में कुछ नई दिशा जरूर देंगे।